नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों के संगठन ओपेक ने कच्चे तेल का उत्पादन अब बढ़ाने का फैसला किया है। ओपेक ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मई से जुलाई तक धीरे धीरे तेल उत्पादन प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल प्रति करने का फैसला लिया है। इससे पहले भारत ने ओपेक देशों से उत्पादन बढ़ाने को कहा था। वहीं दूसरी ओर भारत ने सऊदी अरब से कच्चे तेल की आयात की निर्भरता को कम करने की रणनीति बनाई है। दरअसल सऊदी अरब और अन्य तेल संपन्न देशों ने उत्पादन में कटौती की, जिसके चलते पेट्रोलियम पदार्थ बेहद महंगे हो गए और भारत लगातार उत्पादन बढ़ाने का आग्रह करता रहा है, लेकिन ये देश रजामंद नहीं हुए। और ऐसे में भारत ने अपनी तेल कंपनियों को सऊदी अरब से आयात पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक प्रबंध करने को कहा है। केंद्र सरकार ने देश की सरकारी तेल कंपनियों से यह भी कहा है कि पश्चिम एशियाई देशों से कच्चे तेल की खरीद के करार की समीक्षा करें और अपने अनुकूल शर्तों के लिए बातचीत करें। भारत ने यह रणनीति कच्चे तेल के उत्पादकों के गठजोड़ को तोड़ने और कीमतों और अनुबंध की शर्तों को अपने अनुकूल करने के लिए अपनाई है। भारत की तेल कंपनियां सरकार की रणनीति के तहत सऊदी अरब से मई में 1 करोड़ बैरल से कुछ अधिक ही कच्चा तेल खरीदेंगी, जबकि औसत तौर पर करीब 1.5 करोड़ टन तेल हर माह यहां से खरीदा जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी कच्चे तेल की जो ज़रूरतें हैं उसका करीब 85% इम्पोर्ट करता है, यानी आयात करता है। तो समझेंगे कि तेल बाजार में जो कच्चे तेल का इस वक्त एक कॉकस है और जिन देशों में अब कटौती के बाद उसको थोड़ा सा ईज आउट करने की बात कही है, उसकी वजह क्या है और भारत को अपनी तेल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरफ और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुशील चंद्र त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेशनल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका स्वागत है सर। शुभम भट्टाचार्य जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में त्रिपाठी सर आपसे करना चाहूँगा कि भारत कोविड काल के बाद से ही लगातार जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकले और दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ी, ऑयल सेक्टर्स में डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन उसके बावजूद जो कटौती थी उसको कम नहीं किया गया और उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि बहुत ही महंगा क्रूड और उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा महंगाई। कैसे देखते हैं भारत के रणनीति को और भारत के, मैं कहूँ कि सख्त संदेश को जो उन्होंने ओपेक कंट्री या दूसरे देशों को दिया है? देखिए, एक तो जो है वो सेक्युलर या दीर्घकालीन स्थिति जो बनी रहेगी वो ये है कि भारत एक प्रमुख इंपोर्टर देश रहेगा। जैसा आपने कहा 80 से 85% अभी भी इंपोर्ट करता है और भारत में कच्चे तेल की खपत अगले 10 साल तक तो बढ़ते रहने की उम्मीद है। तो ये इंपोर्ट का परसेंटेज घटने की अभी संभावना नहीं लगती है। तो ये एक स्थिति है जो कि हमें जाननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे सबसे नजदीक जो मध्य एशिया के उत्पादक देश हैं वही हैं जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं और हमारे नजदीक। तो हम इंपोर्ट करते रहेंगे और मध्य एशिया से काफी इंपोर्ट करते रहेंगे और तो ये बात अपने में अपनी जगह बनी हुई है। अब दूसरी बात ये है कि कोरोना काल में एकदम से दाम गिर गए थे क्योंकि सब जगह उद्योग व्यापार बंद से हो गए थे। तो दाम जब गिर गए तो ओपेक और अब ओपेक प्लस कहते हैं कि ओपेक के देश तो बड़े निर्यातक हैं ही, लेकिन रशिया और अमेरिका ये दो बड़े उत्पादक देश बन गए हैं। तो इसलिए अब ओपेक प्लस कहते हैं। इसमें अमेरिका बड़ा एक्सपोर्टर तो नहीं है, लेकिन लगभग सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्पादक होने के बाद भी काफी बड़ा इंपोर्टर है। तो इसलिए अमेरिका की अपनी स्थिति ये होती है कि दाम अच्छे रहें लेकिन बहुत महंगे ना हो, लेकिन फिर भी कम ना हो। और जो दूसरे बड़े उत्पादक हैं वो है रशिया और सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ओपेक का लीडर है और रशिया सऊदी अरेबिया से भी इस वक्त ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तो रशिया और ओपेक के देश मिल करके ये तय करते हैं कि हम $70 या $80 प्रति बैरल से कम ना हो पाए, वहां तक पहुंचे। अब जैसा आप जानते हैं कि बीच में जब एकदम से उद्योग व्यापार बंद जैसे हो रहे थे कोविड में, तो ये दाम घट के $20 तक आ गए। तो इसको देखते हुए ओपेक और रशिया इन्होंने मिलकर ये तय किया कि हम कटौती करेंगे, क्योंकि दाम बढ़े वरना इनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी गहरा असर पड़ेगा। इनकी अर्थव्यवस्था तेल के एक्सपोर्ट पर बहुत निर्भर करती है और अच्छे दाम पर निर्भर करती है। तो इन्होंने कटौती शुरू की और कटौती जारी रखते रहे और अभी भी उनको, हालांकि अब दाम जो है 60, 65,
$70 तक पहुंच चुके हैं, बीच में पहुंच चुके थे 70 के करीब, और फिर वापस 60 और 65 के बीच में ब्रेंट का क्रूड प्रति बैरल हो रहा है। लेकिन अभी भी इनकी ख्वाहिश ये है कि दाम और बढ़े, तो वो अभी इसको धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं। एकदम से बढ़ाएं तो कहीं दाम घटे नहीं, तो भी चाहते हैं कि $70 के नीचे ना आवे, वहां तक बना रहे, या 60 और 70 के बीच में रहे। तो वो ओके। धीरे धीरे कटौती को कम कर रहे हैं। ये बात अपनी जगह है। अब भारत और सऊदी अरेबिया के बीच के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स दोनों ये कहते हैं कि हमें किसी एक क्षेत्र पर और या किसी एक देश पर बहुत अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि मिडिल ईस्ट में कई उत्पादक देश हैं बड़े बड़े, तो हम मिडिल ईस्ट में अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास करते रहे हैं। पहले हम 2/3 या उससे अधिक इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से करते थे। अब हम 60% पर आ गए हैं, उसको भी थोड़ा कम करना चाहते हैं। और हमने काफी डाइवर्सिफाई किया है, अंगोला से, नाइजीरिया से, मोजाम्बिक से, ट्रिनिडाद टोबैगो से, वेनेजुएला से, इंडोनेशिया से, कई अन्य देशों से भी अब हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि मिडिल ईस्ट पे हमारी निर्भरता कम हो जाए। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा निर्यातक रहा, लेकिन देखिए सऊदी अरेबिया का क्या है, उसने अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जी। चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में, रिफाइनरीज में। तो जब कटौती होती है और उनको कम एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो संभावना ये रहती है कि वो इनको पहले प्राथमिकता देंगे। तो अगर हमसे उनका एग्रीमेंट ज्यादा का भी है, तो उनकी कटौती को देखते हुए हमारी वो कटौती कर देते हैं, और जहां उनका अपना इन्वेस्टमेंट है वहां वो पहले ध्यान देते हैं। तो इसलिए हमने सऊदी अरेबिया से भी तो अब निर्भरता कम करने के लिए इराक से, यूएई से, और उम्मीद है कि ईरान भी खुल जाएगा, कुवैत से और ईरान से धीरे धीरे वहां हम आगे बढ़ेंगे और सऊदी अरब पर थोड़ी निर्भरता कम करेंगे। तो ये ओके। हमारी दीर्घकालीन, ये जो है हमें लगता है कि ये हमारी मंशा है। और अब हम एक मेजर इंपोर्टर हो गए हैं। चीन तो बड़ा हमसे इंपोर्टर है, जी। लेकिन अब हम मेजर इंपोर्टर हैं। और एक्सपोर्टर देशों को ये बात समझ में आ गई है कि अगले 10 वर्षों में काफी स्थिति बदल जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, बिल्कुल, मैं तो इसको भी निर्भर जो इसको क्रूड ऑयल पे देखूंगा है त्रिपाठी सर कि किस वो। तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी और भारत जो लीड कर रहा है, अगर सोलर अलायंस को देखें, उसके जरिए ये जो तेल या फिर ओपेक या ओपेक प्लस की जो बात हो रही है, कितना इस पर प्रेशर है, कितना दबाव पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुभम हम देख रहे हैं, ओपेक का जो रिएक्शन है और भारत का जो एक मैं कहूँ कि साफ एक संदेश भी था और रिक्वेस्ट भी थी उससे पहले, कैसे आप देखते हैं ओपेक के मौजूदा स्टेटमेंट को, जो उन्होंने ईज आउट करने की बात की? हालांकि बहुत जो एक्सपर्ट वो कहते हैं बहुत नॉमिनल सा नज़र आता है, उतना ज़्यादा नहीं जितना स्कोप या स्पेस वहाँ पर था। कविन आपने सही कहा है कि ओपेक ने अभी ये कहा है कि हम थोड़ा थोड़ा अंश तक तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। हम्म। लेकिन उम, चूँकि उनका जो आपका जो पॉइंट है कि ये काफ़ी नॉमिनल है। नॉमिनल बिल्कुल ही सही है उसको कि डिस्क्राइब करना, क्योंकि अगर हम देखें इसमें कितना कह रहा है, मैक्सिमम ओपेक कह रहा है कि हम जस्ट अगले कुछ महीनों में 2 मिलियन बैरल्स पर डे का इज़ाफ़ा करेंगे। हम्म। यानी कि जो पूरा देश पूरा दुनिया में डेली का कंजम्पशन इज़ अबाउट 100 मिलियन बैरल्स। 100 टू 110 मिलियन बैरल्स पर डे। हम्म। उसमें 2 बिलियन बैरल्स रेज़ करना इज़ जस्ट अबाउट अ 2% राइज़, और वो भी अगले कई महीनों में। तो निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने का अनाउंसमेंट नहीं है। और इसी वजह से तेल की जो कीमत है, वो जो आगे का ऊपर चल रहे थे, वो और भी ऊपर चलते गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि तेल का बाजार बना हुआ रहेगा। तो इस संदर्भ में भारत क्या कर सकता है? इससे पहले जब दुनिया में बहुत सारे तेल के डिमांड होते थे, हम्म। तो बायर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था कि ये जो कार्टेल जिसका आपने ज़िक्र किया, कार्टेल बताया, त्रिपाठी जी ने भी इसकी ज़िक्र किया, ये कार्टेल से मुकाबला करना मुश्किल था। और इसलिए भी कि तेल का जैसे आपने कहा रिन्यूएबल और एनर्जी का ज़्यादा खपत नहीं था, इसलिए उस तरफ भी ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अभी दुनिया बदल गया है। दुनिया में तेल आयात करने वाले बेसिकली 3 बड़े देश हैं, चाइना, भारत और जापान, हम्म। और कुछ हद तक साउथ कोरिया, और ये सारे एशियाई देश देश हैं। इस
पूरे दुनिया में बाकी सब जगह पे तेल का डिमांड कम होता जा रहा है। और इस वक्त इस परिस्थिति में अगर भारत जैसे देश अगर तेल का डिमांड को एक देश से हटाकर दूसरे देशों में लाएं, तो ये किसी भी देश के लिए जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है कि उनका जो प्राइसिंग का जो रेट है, जिसका वैसे शुरुआत में आप कह रहे थे कि वो चाहेंगे करीब करीब 70, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में मोटा मोटी माना जाता है कि $80 पर बैरल से उनका बजट बैलेंस रहता है। उस रेट में भारत जरूर ही तेल खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत के बजट में मोटा मोटी हर साल ही $60 बैरल का एस्टिमेट हम मानते हैं हमारे लिए काफी है। तो ये जो $20 का जो गैप है, इस पर भारत ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है कि हम हमारे नाराजगी को इन सऊदी अरेबिया से खासकर, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा भारत का सप्लायर बन गया था जब ईरान में सैंक्शंस के वजह से, राइट। उसको नाराजगी दिखाएं। और ये नाराजगी दिखाने का उपाय है कि जैसे अभी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स ने ब्राजीलियन 2P क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, HPCL मित्तल रिफाइनरी ने इंपोर्ट किया है वेनेजुएला से। ये सब छोटे छोटे अंश है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है कि ये दिखाता है कि भारत अपने जो सप्लायर्स का जो क्षेत्र है वो उसको विस्तार करेगा। दामों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर तेल बिक ही नहीं रहा है सऊदी अरेबिया से, अगर इराक से, तो निश्चित ही उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि बात वही आ जाती है कि तेल बिकेगा तो कहाँ बिकेगा, इन्हीं चारों देश में बिकेगा। और वहां से अगर बड़े खरीदार अगर वहां से हटके कहीं और चले जाएं तो मुकर जाए, तो उनके लिए प्रेशर होता है। और सऊदी अरेबिया के साथ भारत का ये चीज बहुत, जिससे कहते हैं काफी रीसेंट ये वाला डेवलपमेंट है कि सऊदी अरेबिया इस बात को नहीं माने, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से भारत के साथ सऊदी अरेबिया के ऑयल क्षेत्र में बहुत जोर का एक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट बन रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में। जी। लेकिन सऊदी अरेबियन ऑयल मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक जिसे कहते हैं अनडिप्लोमेटिक कमेंट मार के उस पर उन्होंने काफी पानी फेर दिया है। तो इसमें भारत का निश्चित ही ये जो चेंज किया है, इसको भी काफी गौर से तेल की दुनिया मार्केट में दिखा जा रहा है। और सऊदी अरेबिया भी इसीलिए अपना चेंजेस को कुछ हद तक एक सिग्नल देने का कोशिश कर। बिल्कुल। तिवारी सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो तेल की डिमांड या डिपेंडेंसी मैं कहूँ साफ तौर पर, तो वो कम होती नजर आ रही है, चाहे वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बहुत सारे देशों के रुझान को देखें, या फिर हम सोलर अलायंस के बढ़ते प्रभाव और उसके चलते जो ज़रूरतें थी उसके बदलाव को समझें। लेकिन उसके बावजूद जो ओपेक या ओपेक प्लस जैसे देश हैं वो अभी भी उस कार्टेल को, उसकी मजबूती के पीछे का राज क्या है, और क्या जो तेल पर आधारित इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अभी भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि बहुत लंबा चलना मुश्किल होगा उनके लिए अगर इस तरीके का फ्रेमवर्क जो अब तक वो मेंटेन करते रहे हैं। देखिए, दो तो बड़े परिवर्तन आए हैं और सऊदी अरब जो कि लीडर है ओपेक का, वो इसको काफी समझ रहा है। उन्होंने अपने देश में भी सोलर पर जो है वो बहुत सारे सोलर पैनल लगाने शुरू किए हैं और सोलर एनर्जी पर काफी काम करना शुरू किया है कि अपनी इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई करें। उनकी इकोनॉमी टोटली क्रूड ऑयल और उसके एक्सपोर्ट पर बेस्ड थी। तो एक तो ये रिन्यूएबल जो है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल का बेस इतना छोटा था पहले कि वो बढ़ते बढ़ते उनको जो है एक बराबरी के आसपास आने में भी 10-12 साल लग जाएंगे, हालांकि तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरा परिवर्तन हुआ है कि ओपेक अकेले ही अब नहीं निर्णय ले पाता है। जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा सऊदी अरेबिया प्रोड्यूसर है, उससे बड़े प्रोड्यूसर हो गए हैं रशिया और अमेरिका। तो इसमें ओपेक प्लस होता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है या दाम बढ़ाने की बात आती है तो रशिया भी इन्हीं के साथ हो जाता है। अमेरिका जो है वो चाहता है कि $60 तक दाम रहे, ताकि उनका भी जो शेल ऑयल है प्रोडक्शन वो भी चलता रहे। वो $40 या $50 के नीचे उनको नहीं बनता है, तो वो भी $60 चाहता है। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ने लगता है तो अमेरिका अभी भी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर की लॉबी भी वहां आने लगती है। तो अमेरिका चाहता है कि $60 के आसपास रहे, और रशिया और सऊदी अरेबिया जैसा अभी बताया गया $70-80 चाहते हैं। और अभी भी जो है हमारी डिपेंडेंस तेल पर काफी है।
देखिए भारत में अभी भी हम 85% इम्पोर्ट कर रहे हैं और अभी भी हमारी जो खपत है वो प्रति व्यक्ति खपत ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स की विश्व के औसत से 1/3 इतनी है, जबकि चीन की हमसे करीब 4-5 गुना है और यूरोप की करीब 8-10 गुना है और अमेरिका की तो 15 गुना हमसे ज्यादा खपत है। तो जो विकासशील देश हैं उनमें अभी खपत बढ़ रही है। यूरोप में खपत कम हो रही है क्योंकि वहां पर एक सैचुरेशन पहुंच गया है और वहां के लोग जो है अब एकदम रिन्यूएबल पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी खपत अब नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनकी खपत अभी भी काफी है। खपत बढ़ रही है एशिया के विकासशील देशों में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। तो ओवरऑल जो खपत है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ तो कम हो गई है, जी लेकिन अभी भी बढ़। शुभमय, क्या जिस तरीके से हम जो रिन्यूएबल एनर्जी और ख़ासतौर पर अगर हम सोलर अलायंस जैसे बड़े फोरम को देखें और भारत जिसमें एक अग्रणी भूमिका में नज़र आ रहा है, इसको और ज़्यादा आप रफ्तार देने की ज़रूरत है अगर हम ओपेक या ओपेक प्लस जैसे देशों के प्रभुत्व और जो उनके कार्टेल है उसको अगर हम थोड़ा सा और कमज़ोर करना चाहते हैं, और इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आपको लगता है नज़र आते हैं? सोलर अलायंस हमारा एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, नेगोशिएटिंग आर्म है। और भारत के लिए, भारत चूंकि शुरू काफी मतलब पेरिस अकॉर्ड 2015 जब हुआ, हम्म, तब से ही भारत काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए। भारत में मोटा मोटी एक यूनिफॉर्मिटी है, एक यूनानिमिटी है कि रिन्यूएबल एनर्जी का दायरा जितना बढ़ाया जाए उससे हमारा बेहतरीन, उससे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। हम्म, तो उसके लिए मोटा-मोटी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो है कि इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले चीज़ों को ही, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सो ट्रांसपोर्ट में भी और पावर से और दूसरे सेक्टर में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। भारत के जो स्टेप्स हैं और भारत के जो मतलब यानी कि जो टारगेट्स दिए हुए हैं कि 450 गीगावाट हम 2030 से पहले ही हम अचीव कर लेंगे, ये काफ़ी बड़ा टारगेट है। लेकिन ये टारगेट के साथ-साथ ये भी हमें पता है कि तेल का खपत अगले 2 दशक तक, हम्म, कम से कम 15 साल तक तो ज़रूर काफ़ी ज़ोर-शोर से बढ़ता रहेगा। और मोटा-मोटी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि अभी हम 100 बिलियन खर्च कर रहे हैं पर साल, 100 हम्म, बिलियन डॉलर। वो करीब बढ़ के करीब 240 से 300 के करीब बिलियन डॉलर के करीब हमारा खर्च आएगा। ये काफ़ी बड़ा बिलियन एक एक्सपेंडिचर है। अभी तक हम इस एक्सपेंडिचर को एक एक जिसे कहते हैं एक प्रेशर पॉइंट के हिसाब से देख रहे थे। लेकिन अभी भारत इसको प्रेशर पॉइंट के हिसाब से ना देखकर इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहा है कि अगर हम इतना ज़ोर का खरीदारी करते हैं, तो हम जैसे चाहते हैं तेल का बाज़ार में उस तरह का प्राइस का मूवमेंट रहे। बहुत नीचे भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। पहले भारत का जो, और पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये कि जैसे 1 दशक पहले हमारा उतना ज़्यादा नहीं था और उससे पहले उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम था हमारा फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज। अभी $600 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और उसका पेस आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा भी। तो उसके अंदर $100 बिलियन एक बड़ा चीज़ है, 1/6, लेकिन वो हमें ज़्यादा स्पेस देता है। और वो स्पेस को भारत इस यूटिलाइज करने का कोशिश कर रहा है दो तरफ से। एक तरफ तो जिसने आपने कहा, जैसा आपने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक धमकी देकर, और हम्म, एक इसमें धमकी कहूंगा क्योंकि कि हम जितना जल्दी हो सकता है हम 1 दशक के अंदर हमारे ज्यादातर चीजों को हम रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो वो निश्चित ही तेल दुनिया के कंपनीज के लिए, तेल दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक खतरे का एक संकेत है। दूसरी तरफ है कि इससे प्राइसेस के ऊपर एक अंकुश लगाने का जोर से रहता है। मुझे लगता है मोटा मोटी अभी ये जो भारत ने जो स्टेप्स लिए हैं कि दिखाना कि भाई हम इधर उधर हम हट जाएंगे, दूसरे देशों से हम लेंगे जी, जिनके पास से दाम कम हो, ये दायरा, ये वाला सिस्टम अभी चलता रहेगा। ओके, और ये चलेगा इसलिए क्योंकि ये इसी में ही एग्रेसिव बाइंग में ही एनर्जी सिक्योरिटी का बीज निहित है। ओके।
त्रिपाठी सर, दो सवाल उठते हैं। तो ये कि जो मौजूदा सिस्टम है, और जैसा कि शुभमय कह रहा है कि डिपेंडेंसी वो अगले 1 से 1.5 दशक तक अभी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्या हमारे पास बेस्ट वे या फार्मूला या विकल्पों की बात करूं मैं, नेगोशिएशंस के लेवल पर वो हो सकते हैं जहां पर कच्चे तेल की महंगाई की मार कम पड़े? और दूसरा कि क्या सोलर अलायंस जैसे जो मंच हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव करें, उससे ज़्यादा लोगों को जोड़ने के साथ हम ज़्यादा प्रेशर बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं ओपेक या ओपेक प्लस कंट्रीज़ पर? देखिए, 2-3 चीजें करनी चाहिए। सोलर अलायंस बहुत अच्छी बात है और उस पर जितना भी ज्यादा काम हो सके करना चाहिए और जितना ज्यादा हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकें, उपयोग कर सकें। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि गडकरी साहब ने ये कहा है कि नेशनल हाईवेज के एक लेन जो होगी वो बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए बना दी जाएगी, जो नए नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। तो अच्छी बात है, हम समझ रहे हैं कि बिजली से चलने वाली काफी गाड़ियां होंगी और वो मतलब सिर्फ इसकी नहीं होंगी कि बैटरी से चलेंगी, वो बिजली से, जैसे कि ट्रेन चलती है उस तरह से बिजली से चलने वाली गाड़ियों की भी बात कर रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है, जो हेवी व्हीकल है या बसें हैं इस तरह की, वो डिजाइन हो सकती है। तो बिजली तो आनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें अभी समय लगेगा, इसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं लेकिन समय लगेगा। इसका जो इफेक्टिव लोड फैक्टर होता है वो 20-25% होता है, क्योंकि जब हवा नहीं चलती है तो विंड एनर्जी नहीं देती है बिजली, जब सूरज नहीं होता है तो सोलर एनर्जी बिजली नहीं देती है। और इसमें काफी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि स्टोरेज कैपेसिटीज की बनाई जा सके। तो एक तो ये दिक्कत है, उसको देखते हुए हमें डिपेंडेंस हमारी अगले 10 साल तक क्रूड ऑयल पर रहेगी। लेकिन दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कोल के मामले में अच्छी है, लेकिन कोल में वो और ज्यादा पोल्यूटिंग है, उसमें हम पोल्यूशन की तरफ से मार खाते हैं। तो अब क्लाइमेट चेंज की या COP15 की बात आई तो उसमें ये कहा गया है कि हमें क्लीन एनर्जी पर जाना चाहिए। तो कोल गैसिफिकेशन और कोल जो इसमें कार्बन कैप्चर और उसका जो यूटिलाइजेशन है, वो सब की तरफ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरी बात ये सही है कि हमें ये जो ओपेक कि देखिए, ओपेक की जो एक उनका जो बार्गेनिंग पावर थी बहुत स्ट्रांग, वो तो अब नहीं रही, क्योंकि जो बड़े देश, विकसित देश हैं, वहां बढ़ नहीं रहा है, वहां खपत बढ़ नहीं रही है और हमारी बाइंग पावर अब इम्पोर्टेंट हो रही है। अब जैसा आपने कहा, अगर इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया मिल जाए तो एक बार्गेनिंग बड़ी अच्छी बन जाती है। और अलग से भी चाइना ने अपनी बार्गेनिंग कर रखी है, हम भी कर सकते हैं, हम भी एक बड़े निर्यातक हैं और उसमें यही करना चाहिए कि हम डाइवर्सिफाई करें। और साथ ही साथ एक और चीज हम कर सकते हैं कि देखिए, आजकल वॉलेटिलिटी बहुत हो रही है दामों की। हम पहले क्या करते थे कि दाम एक फिक्स कर लेते थे कि जब जब उनके यहाँ से चढ़ा सामान, उस दिन का उन्होंने दाम लगाया या पिछले 30 दिन का एवरेज लगाया। स्पॉट मार्केट में जो है आजकल दाम जो है और सस्ते हो जाते हैं, तो हमें स्पॉट मार्केट से भी परचेज बढ़ानी चाहिए, यानी प्लेइंग ऑन द मार्केट, कि उसको भी हम कि स्पॉट मार्केट में अगर कम हो रहा है तो हम वहां ज्यादा परचेज कर लें, हम क्यों इन्हीं से सीधे परचेज करें। तो ये सब चीजें, और मैं जानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज इसको कर भी रही हैं, तो हम पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी जरा इस सब मामले में, मार्केट के मामले में थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं, तो ये सब चीजों को भी हम निकालें। तो ये देखिए, अब ओपेक जो है धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा और हमें उस पर जो है अपनी कार्रवाई करते रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।